पर अटैक किया है, लेकिन अगर वहीं भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो ये दो नेशंस के बीच में युद्ध हो जाएगा और दोनों ही नेशंस के पास न्यूक्लियर पावर है। और अगर हम गाजा और इजराइल की बात करें तो गाजा के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है। तो फिलहाल हमें न्यूक्लियर पावर, जैसे पहले पाकिस्तान डराता था कि हम न्यूक्लियर पावर छोड़ देंगे, हम न्यूक्लियर जो है वो वेपन यूज कर लेंगे, न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे, तो आज वो स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, वो तो पूरा ही देश बर्बाद है। अगर वो युद्ध होता भी है तो उसका ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट की राह पर बिल्कुल जीरो है, वो पूरी तरीके से बर्बाद है, वो अपने देश को और बर्बादी कर सकता है। लेकिन भारत ने अभी खड़ा होना शुरू किया है, भारत ने अभी इकोनॉमिक रेस में भाग लेना शुरू किया है। अभी अगर युद्ध होता है तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि क्या हम इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, क्या हम लोगों को ये इंतजार करना होगा कि कब पाकिस्तान हमारे ऊपर वार करे और कब हम एक्शन ले? तो इसका जवाब है जी नहीं। हम लोगों को ये वक्त है कि अपने बलबूते खड़े होना होगा, हम लोगों को अपने यूथ को स्किल करना होगा, हम लोगों को साउथ कोरिया की तरह रणनीति अपनानी होगी, हम लोगों को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग होना होगा कि अगर कोई दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो हम उसकी आंखों में तेजाब डालने का काम करें। अगर चाइना पे इतने मुसलमानों में प्रताड़नाएं होती हैं, अमेरिका अपने दुश्मनों को बिल्कुल रौंद देता है, लेकिन कोई भी यूएन का कुछ नहीं बोलता, वहां पर ह्यूमन राइट्स वाले कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो सुपर पावर हैं। तो अब ये समय आ चुका है कि हम अपने देश को सुपर पावर बनाएं। लेकिन बहुत सारी कमियां हमारे देश में भी हैं, जिसका मैं जिक्र आज की इस वीडियो के अंदर भी करूंगी। लेकिन बहरहाल सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का थोड़ा सा संदर्भ समझाती हूं। ये दोनों ही देश 1950 में बटे थे। नॉर्थ कोरिया के पास चाइना का सपोर्ट था, साउथ कोरिया के पास यूएस का सपोर्ट था। साउथ कोरिया 1960 और 70 के बीच में वहां पर डिक्टेटरशिप था, मतलब जब ये देश आजाद हुए तब साउथ कोरिया भी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं था, डेमोक्रेटिक नहीं था। साउथ कोरिया को डेमोक्रेसी मिली 1987 में। उससे पहले जो उनके शुरुआत के 10-20 साल थे उस पे उन्होंने इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप किया, मतलब इकोनॉमिकली अपने देश को इस तरीके से चलाया कि अपने देश को इतना मजबूत किया कि आज जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने घर के फ्रिज की तरफ देखिए, अपने घर के एसी की तरफ देखिए, आपको साउथ कोरिया का ही ब्रांड मिलेगा, मतलब एलजी, मतलब सैमसंग। अगर आप अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में भी जाकर के जरा पूछिए कि आपके घर में एसी कौन सा है, आपके घर में फ्रिज कौन सा है, कौन से ब्रांड का है, तो वो आपको एलजी या सैमसंग का ही नाम लेंगे। मैं बात नहीं करती आईएफबी की, जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वो शुरुआत ही 40,000 से होता है। लेकिन हाँ, अगर आप कम पैसे में अगर आप अपने होम अप्लायंसेस की बात करें तो वो सब के सब साउथ कोरिया से आते हैं। उदाहरण के तौर पर टीवी, फ्रिज या फिर आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यूथ को स्ट्रांग करना होगा, अपने यूथ को स्किल्ड करना होगा। सबसे पहले साउथ कोरिया ने अपने एजुकेशन पर फोकस किया और अपने यूथ को स्किल बनाया, जिससे अपने देश को एक्सपोर्ट ड्रिवन देश बनाया, मतलब अपने देश को इस तरीके से मजबूत किया कि हम एक्सपोर्ट पर निर्भर हों, हमारे यहाँ एफडीआई ज्यादा आए। इस वजह से आज साउथ कोरिया इतना मजबूत है। वहीं अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वो पूरी तरीके से बर्बाद है, आज भी वहां पर डिक्टेटरशिप है। तो हमें इन देशों से सीख लेनी चाहिए और भारत को अपनी जीडीपी और भारत को अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में तो आप वाटर ट्रीटी को खत्म कर ही रहे हैं। जब तक ये वाटर ट्रीटी सस्पेंड है तब तक भारत को बांध बनाने चाहिए, जब तक भारत को वो सारे डेवलपमेंट्स वहां पर कर देने चाहिए। और भारत के जिन जिन प्रदेशों में पानी की कमी है